तो ये बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार की क्यों घटी? क्या गिरते स्वास्थ्य के कारण? जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है ये चिंताजनक है। अभी एक तस्वीर हमने देखी, आप कोई सभा में आप हाथ पकड़ रहे थे। इस तरह की तस्वीरें आती हैं, नेशनल मीडिया पर चलती हैं और ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी पर कंट्रोल उनका खत्म हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार, उनका जो ग्रिप कम हुआ है, इस तरह की चीजें नियंत्रित नहीं है? उनके इर्द गिर्द न कोई कोयरी नेता दिखता है, न कुर्मी नेता दिखता है, न धानुक दिखता है। केवल दिखते हैं कौन? तो संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह और कभी कभार थोड़ा बहुत अशोक चौधरी। तो ये पार्टी कितने दिन तक चलेगी ऐसे? निशांत में क्या दिक्कत है? बीच में देख रहे थे निशांत जो नीतीश जी के बेटे हैं, वो काफी अच्छा बोलते हैं और देखते हैं व्यवहार कुशल भी है, बातें अच्छी करते हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे कि ये लोग, जेडीयू के कुछ लोग जो हैं, वो निशांत को राजनीति में आने नहीं देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद नीतीश कुमार से इतने करीब थे ये कि नीतीश जी ने अपनी पार्टी जदयू में ले आए 2013 में और तब से नीतीश कुमार के गो टू मैन हैं ये। और नाम है संजय झा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, सीट शेयरिंग पे बात करते हैं। नीतीश जी और बीजेपी का गठबंधन बहुत पुराना है। पहले वो 141 सीट पर लड़ते थे, घटते 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 अब 101 पर आ गए 20 साल में। तो ये बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार की क्यों घटी? क्या गिरते स्वास्थ्य के कारण? क्योंकि आज भी मेरा मानना है वोट नीतीश कुमार का है ग्राउंड पे, बीजेपी का नहीं है। एक पत्रकार के नाते मैं बता रहा हूं। ऐसा है कि हर एक चुनाव का अपना एक डायनेमिक्स होता है। 2015 में हम लोग का सिटिंग विधायक था 118 और हम लोग लड़े 101 सीट पर। ये पहली बार नहीं लड़ रहा है। 2015 में भी 101 लड़े थे, जबकि सिटिंग था 118। आज हमारे सिटिंग विधायक हैं 45 और लड़ रहे 101। एक तो ये है। दूसरा कि अभी हम लोग लोकसभा लड़ के आए 2024 में, उसका भी नंबर्स है कि कौन पार्टी कितना सीट लड़ा, वो भी फैक्टर इन किया गया होगा जब ये हम लोग तय कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि रिस्पेक्टेबल नंबर रहा। स्वाभाविक है, हर एक पार्टी चाहता है ज़्यादा सीट लड़ना। पहले हम लोग 25 पार्लियामेंट भी लड़ते थे। चीज़ें 14 के बाद बहुत बदल गई परिस्थिति। अब हम लोग 16 लड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली 15 में चीज़ें बदली जब हम लोग विधानसभा लड़े। पिछले बार तो आप 115 लड़े थे 20 में। हाँ, तो 115 लड़े थे और दूसरे साइड 115 लड़े और लोकसभा में 17 लड़े थे। 17 6। मैंने कहा ना, उसके बाद अलग हो गए। पिछले लोकसभा में हम 16 लड़े। तो हर एक चुनाव का अपना एक मैकेनिज्म होता है। हम उसी हिसाब से आपको हाँ, वही कह रहा हूँ। पिछले बार बीजेपी आपसे बहुत कम लड़ी थी, आप 115 या 16 लड़े। वो 110 लड़े थे। हाँ, वो 110 लड़े थे और हम 115 लड़े थे। इनफैक्ट वो भी नहीं है, हम 122 लड़े थे, वो 121 लड़े थे। एग्जैक्ट यही है। अच्छा, मांझी जी को और अब उसके बाद मांझी और सहनी थे, तो दोनों में को एक एक एलआई को आपको हैंडल करना था। लेकिन लार्जर इशू ये है कि उसके बाद अभी लोकसभा लड़े ना 24 में, तो और हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, अभी जो असेंबली है उसका स्ट्रेंथ क्या है आज के डेट में, वो भी तो फैक्टर इन होगा कि किस पार्टी का क्या स्ट्रेंथ। तो उस बेसिस पर सारा डिस्कशन के बाद ये नंबर सेटल किया। और मुझे आज भी लगता है कि नंबर तो ठीक है, हर एक पार्टी में लोग चाहता है ज़्यादा सीट लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट बेटर होता है हर एक का, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो ये अलायंस जो है
मेरे ख्याल से बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस है और हर एक अलाय बहुत बेटर स्ट्राइक रेट करेगा इस चुनाव में। स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? नहीं, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकता हूँ, 75%, लेकिन ये 2/3 की तरफ जाएगा। 2/3 रिजल्ट जो ग्राउंड में दिख रहा है, थोड़ा उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा में भी था। लोकसभा में भी 170 प्लस सीट हम लोग लीड किए थे, और उसके बाद लोकसभा के बाद जो खास करके 2 बजट आप देखिए केंद्र का, ये अपॉर्चुनिटी बिहार को काफ़ी टाइम के बाद मिला, जबकि केंद्र में एक फ्रेंडली सरकार जिसको हम लोग डबल इंजन कहते हैं, और दोनों बजट भी देखिएगा 24 का और 25 का, तो बिहार को एक बड़ा एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, जो बिहार को जिसकी ज़रूरत थी। हम लोग हमेशा विशेष राज्य की दर्जा की बात करते थे, अब वो तो हो नहीं सकता है, प्रोविजन ही खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब विशेष पैकेज स्टेट को मिलना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजन। वो एक पैकेज मिलना स्टेट को शुरू हो गया। उसमें जो बिग टिकट्स प्रोजेक्ट है, इरिगेशन के हो, 6 लेन रोड के हो, मखाना बोर्ड का हो, वो सब मिलना शुरू हुआ है, तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है। प्लस नीतीश जी का यात्रा जो रहा, प्रगति यात्रा, उस सब का काम, तो ऑल टुगेदर एक पॉजिटिविटी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोकसभा का रिफ्लेक्शन है कि 160-65 सीट आया। मैं आप ही के बात से एक कंजेक्चर बताता हूँ। 2019 में आप लोग को 39 सीट आया, लेकिन 2020 के चुनाव में आप महज 6 सीट से जीते। तो ये कोई पैमाना नहीं हो सकता है, क्योंकि 2019 में हमारे एक अलायंस पार्टनर थे लोकसभा में, जो 20 में चले गए, वो भी एक बड़ा पैमाना था। उसके वजह से हम लोग 30-35 सीट हारे। मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनिशियल एक कंफ्यूजन रहा इस अलायंस में, ये सब लोग जानते हैं। सहनी जी आए थे, चले गए, कुशवाहा जी उधर थे, इधर आ माने ये तो चलता रहा। वो चुनाव भी मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन नहीं रहता तो 150-60 का चुनाव था। चलिए, वक्त बताएगा क्या होता है। लेकिन हम लोग सब ने देखा है नीतीश जी कैसे काम करते आए हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको नज़दीक से कवर करने का, नज़दीक से जानने का भी। जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है, ये चिंताजनक है। अभी एक तस्वीर हमने देखी, आप कोई सभा में आप हाथ पकड़ रहे थे। इस तरह की तस्वीरें आती हैं, नेशनल मीडिया पे चलती हैं, और ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी पर कंट्रोल उनका ख़त्म हो गया है। तो ये कितना दिन तक चलता मुझे नहीं लगता है कि ये करेक्ट असेसमेंट है नीतीश जी के बारे में। नीतीश जी वगैरह आप लोग भी जानते हैं, ओल्ड स्कूल के पॉलिटिशियन, और जितना टेक्नोलॉजी बदल रहा है आज के डेट में, शायद वो उतना चीज़ को मैच नहीं कर। एज तो सब पे, हम ही लोग 10 चीज़ प्रेशर रहता है तो 5 चीज़ स्लिप कर जाता है दिमाग से। आपका भी, सबका होता है ये चीज़, हाँ, लेकिन वो फैक्टर नहीं है। हाँ, ओल्ड स्कूल के है, वो फ्रेम है, फ्रेम चीज़ें होती हैं, उनको ये सब बात नहीं है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा जो सच्चाई है। तो इसलिए वो इतना चीज़ को कि उसको किस तरह से मीडिया प्ले कर देगा, ये मीडिया में आ जाएगा, वो चीज़ नहीं है। वो नेचुरल जैसे पॉलिटिक्स करते रहे उसी तरीके से करता है। और आज भी जितना वो कार्यक्रम इस चुनाव में अभी तक कर चुका, मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, 4 प्रोग्राम डेली है, मुझे लगता है 80 सभा उनका हो रफली, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, या इससे पहले भी जितना यात्रा किया है, ये एक्टिव रहे हैं। बहुत हमको लगता है जो यंग पॉलिटिशियन को भी मैच करने में दिक्कत होगा उनके इस एक्टिव, इसलिए वो सब समस्या मुझे नहीं दिखती है। पूरा फर्म ग्रिप पार्टी पर भी है और फर्म ग्रिप सरकार पे भी है। अगर कोई डिसीजन पार्टी में, सरकार में होता है तो फाइनल मोहर उन्हीं की, हाँ एब्सोल्युटली उन्हीं का फाइनल मोहर होता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। चिंताजनक बात यह है, मैं देखता हूँ कि भ्रष्टाचार के कई एग्जाम्पल्स आए, जैसे अब इंजीनियर के यहाँ रेड हुआ और नाली में पैसे निकले, फिर बहुत सारे और भी मंत्रियों पर आरोप लगे, कई मंत्री पर इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। मंत्रियों पर भी संगीन आरोप लग रहे हैं। कई जगह रेड्स हुए, ईडी के रेड्स हुए। और अगर ओरिजिनल नीतीश कुमार को हम लोग जानते हैं, जिस तरह के वो सख्त व्यक्ति थे, ही इज़ अ रूथलेस मैन। अगर नीतीश कुमार को ये पता चल जाए कि दरवाज़ा खुला हुआ है और इससे गंदगी आ जाएगी और मेरा कुर्ता गंदा हो जाएगा, तो किसी को छोड़ते नहीं थे। नहीं, जो भी इंजीनियर, तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार, उनका जो ग्रिप कम हुआ है, इस तरह की चीजें नियंत्रित नहीं है? इंजीनियर के यहाँ रेड भी हुआ तो बिहार सरकार के ही जो विजिलेंस यूनिट है,
वो रेड किया है। सरकार का ही यूनिट जो है वो भी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वही लोग रेड किया है। चुनाव के समय बहुत तरह के आरोप लगते हैं और इलेक्शन में हर एक इलेक्शन में हम देखते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की बात आती है और उसका जवाब भी दिया गया है। जिन लोगों पे बात उठी है ये चीज़, किन लोगों पे बात उठी है? नहीं, जिन पर भी कोई बात आई है तो अपने हिसाब से सब जवाब भी दिए है ना, अलग अलग आया। जैसे तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो 2017 में नीतीश जी ने कहा एक्सप्लेन कर दो। बहुत सारे मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं तो एक्सप्लेन कुछ हो ही नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला दिया, अगर किसी मंत्री पे कोर्ट का फैसला आएगा निश्चित रूप से कहा जाएगा उसको। कोर्ट में अगर आपको लगता है कि किसी पर है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो उस आज भी फेस बने हैं महागठबंधन के, तो आज भी कोर्ट ने माना है ना IRCTC में, जिसमें डेली जा करके हाजिरी देनी है उनको, तो कोर्ट ने माना है ना। अगर किसी पर है कोई कोर्ट जाता है कोर्ट कहता है तो बिल्कुल उस पर जो कार्रवाई होना है वो होगा। IRCTC केस तो बंद हो गया था, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन जी ही पैरवी कर रहे थे तेजस्वी यादव का कि तो केस बंद हो गया था, केस कुछ है ही नहीं, अब फिर दोबारा केस खुल गया। केस है कि नहीं, अब हम लोग तो जुडिशरी को मानते हैं, तो जुडिशरी अगर मान रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है उसके बाद क्या बचता है? पहले ललन जी ही कई बार बोले हैं। जुडिशरी अगर ये बात मानता है, अगर कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ने एडमिट कर लिया प्रीमा फेसी ये करेक्ट है, इसमें गड़बड़ी हुई है, तभी ना ट्रायल शुरू हुआ। अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देता कि प्रीमा फेसी गलत नहीं हुआ, इसका मतलब गलती हुई है, तभी उसका ट्रायल शुरू हुआ। ये तो ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस, हाँ, तभी तो वो तो प्रीमा फेसी अगर एडमिट कर लिया है कोर्ट, तो हम लोग तो यही मानते हैं। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव और लालू यादव को इसमें सजा होगी? नहीं, ये तो कोर्ट इसका फैसला लेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी बात हम लोग अखबार में देखे हैं या इसमें जो बात कोर्ट में जब चल रहा था, वो जो रिपोर्टेड है पेपर में, उसमें तो दिखता है कि इट्स अ सीरियस मैटर। सीरियस मैटर। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को तेजस्वी यादव ने एंजॉय किया है। हाँ, मतलब अगर कोर्ट कंपनी बना के जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया, तो ट्रेल पूरा है उस चीज का। हाँ, वो कहते हैं कि वो अंडर एज थे उस समय, लेकिन ही हैज एंजॉयड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। वो तो पूरा डिटेल अब तो कोर्ट में मैटर है। मुझे लगता है कि जो भी बात है आ ही जाएगी 2017 में, लेकिन उसके बाद बंद हो गया था ये। संजय जी, मैं इस स्टोरी को काफी क्लोजली ट्रैक किया हूँ। मैंने मेरे जितना कोई नहीं किया होगा इस स्टोरी को कवर। मैंने 5000 पन्ना इसका पढ़ा हूँ, इसीलिए मुझे इस केस का मेरे दिमाग में सब कुछ है, कौन कंपनी है क्या। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ललन जी पैरवी कर रहे थे कि ये तो बंद हो गया था केस। 2008 में वही ले जाने वाले हैं मनमोहन सिंह के यहाँ, आप ही के पार्टी के नेता। अब आप लोग बोल रहे हैं ओपन एंड शट, कभी बोलते हैं कि शट हो गया, कभी बोलते हैं ओपन एंड शट है। अब तो जुडिशरी में मैटर है और जुडिशरी ने प्रीमा फेसी माना है कि गड़बड़ी हुई और एडमिट किया। और तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि जब जब चुनाव आता है ईडी, कोर्ट, एजेंसीज का ये नया केस थ्योरी है, तो दबाव बना के केस खुलवाता है लोग, अब फिर केस ठंडा चला जाता है। ये तो बहुत पुराना मैटर है। कोर्ट का जो प्रोसेस होता है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस तो हो ही जाता है सर, तो अब तो आ ही गया, अब तो जो भी है सामने में। एक और चिंताजनक बात यह है, आप जैसे बता रहे थे कि हम सबको भूलने की आदत है नीतीश जी की स्वास्थ्य। हम लोग सब जान रहे हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भगवान करे वो स्वस्थ हो जाए। मेरी भी कामना है कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को मिला नहीं है और आगे ना जाने कितने साल बाद मिलेगा। लेकिन जेडीयू के पास सेकंड लाइन नहीं दिख रहा है, और जिस आधार पर पार्टी की बुनियाद रखी गई थी संजय जी, कुर्मी, कोयरी, धानुक जो बेस वोट था, और नीतीश जी ने फिर ईबीसी का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट किया, महादलित का और डेवलपमेंट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज ईबीसी को जानने वाला है कोई तो नीतीश जी के चलते है। पंचायती राज रिजर्वेशन में देखता हूँ एम्पावरमेंट काफी हुआ है जमीनी स्तर पर, लेकिन उनके इर्द गिर्द न कोई कोयरी नेता दिखता है, न कुर्मी नेता दिखता है, न धानुक दिखता है। केवल दिखते हैं कौन, तो संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह और कभी कभार थोड़ा बहुत अशोक चौधरी। ये पार्टी कितने दिन तक चलेगी? नहीं, ये तो आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो विपक्ष इसी टाइप की भाषा बोलता है। नीतीश कुमार जी के पास आप जितने कम्युनिटी के बाद सब कम्युनिटी के लोग, आप गौर से देखिएगा तो सेकंड लाइन कौन है? सेकंड लाइन कुछ है ही नहीं ना।
मैं तो आ रहा हूँ इसी बात पर। सब कम्युनिटी के लोग उनके साथ, स्पेसिफिक कोई नाम लेकर के टारगेट करना, क्योंकि सब कम्युनिटी के लोग, उनके मंत्रिमंडल को देख लीजिए, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन को देख लीजिए, अभी हुआ है ना जो प्रत्याशी दिए, उसको भी तो देखिए कृपा करके। नहीं, मैं देखा। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के में सिलेक्शन देख लीजिए, तो ये टोटलिटी में सारा चीज़ देखिएगा ना। उनको काम करने वाले सब कम्युनिटी के लोग, इसे थोड़े किसी को बोला है कि ये दूर रहेगा, ये नज़दीक रहेगा, ऐसा तो पार्टी में होता नहीं है। और उनके विजडम को कम से कम क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो लोगों का नाम ले रहे हैं काफ़ी समय से उनके साथ है सब, इसलिए कोई नज़दीक की बात नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टियों में शायद ये अकेली पार्टी है कि उन्होंने परिवार को नहीं। हम देश में गौर करके देखते हैं कि जितने सोशलिस्ट पार्टी है वो सारे सोशलिस्ट पार्टी परिवारवादी पार्टी होगी। वो अगर आप कहते हैं सेकेंड लाइन, तो यस, वो सेकेंड लाइन नहीं लाए। सेकेंड लाइन मतलब ये नहीं हुआ कि परिवार से किसी को ला सकते थे, कोई किसी को भी, बड़ा परिवार है उनका भी, दोनों साइड से किसी को भी ला सकते थे, लेकिन परिवार के आदमी को नहीं लाए। 20 साल से मुख्यमंत्री, और 20 साल में जरूर कर सकते थे ये चीज़, नहीं लाए। आगे क्या होगा, आज के डेट में तो नीतीश जी है। इस पार्टी में जो भी होना है वो नीतीश कुमार जी को तय करना, सेकंड लाइन हो, थर्ड लाइन हो, फोर्थ लाइन हो, जो लाइन, क्योंकि नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो पार्टी उन्हीं की बनाई हुई, और उन्हीं को तय करना है कि ये यहाँ पर कौन इस पार्टी में आकर के भविष्य जब भी इसका होगा, वो दूसरा नहीं कोई कुछ कर सकता है। लेकिन जब समय आता है तो चीज़ें निकल के आ जाती है। बहुत सारे जगह आप देखते होंगे बड़ी पार्टियां हैं तो वहाँ सेकंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या है, लेकिन बहुत कुछ सडनली इमर्ज कर जाता है कहीं से। तो ऐसा नहीं है, अभी तो पूरा एक्टिव और देख रहे हैं चीज़ों को। जब ये स्टेज आएगा तो जो उनका फैसला होगा वो पूरी पार्टी मानेगी। तो निशांत में क्या दिक्कत है? बीच में देख रहे थे निशांत जो नीतीश जी के बेटे हैं, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं और देखते हैं व्यवहार कुशल भी है, बातें अच्छी करते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समझदार। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे कि ये लोग, जेडीयू के कुछ लोग जो हैं वो निशांत को राजनीति में आने नहीं देना चाहते हैं। की बात का जवाब हम लोग क्या दें इस बात पर? वो आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश जी है, वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं इस बात को। सच्चाई यही है कि इसका फैसला वही करेंगे कि उनको राजनीति में लाना है, कैसे करना है, नहीं करना है, क्योंकि पार्टी के नेता है, उनकी बनाई हुई पार्टी है। अगर वो फैसला करता है तो पूरी पार्टी उस बात को मानेगी। मैंने बताया, उनको कोई वही तय करेंगे जो क्या करना है, क्या करना है, हाँ, वही तय करेंगे। कर। मैं उसी बात पे आ रहा था संजय जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं जेडीयू के फ्यूचर को लेकर चिंतित हूँ और नीतीश कुमार के अहमियत को लेकर भी, क्योंकि नीतीश कुमार को हमने नज़दीक से देखा है किस कदर के व्यक्ति हैं, ईमानदार आदमी। मतलब शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो और संजीदगी से काम किया। मुझे तो बिहार में अब ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा है अभी। और जिस फंडामेंटल्स पे उन्होंने बुनियाद रखी जेडीयू की, और जो सोसाइटी का जो चंग था जिसको लेकर आगे बढ़े, वो बिखराव की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि आरजेडी भी कुशवाहा की ओर नज़र बढ़ा रहा है। ना आपके पास आरसीपी सिंह है, ना उपेंद्र कुशवाहा है, निशांत को भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये उस सोसाइटी से कौन आगे लीड करेगा? जब टाइम आएगा नीतीश कुमार जी तय या सम्राट चौधरी को आप लोग मान लिए हैं? कहा ना कि जेडीयू की जहां सम्राट चौधरी कुशवाहा है, क्या बीजेपी को मान लिए हैं आप लोग? जेडीयू पार्टी की जहां तक बात है, जेडीयू पार्टी के, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्वमान्य नेता और अकेले नेता नीतीश कुमार है। इस पार्टी में आगे क्या होना है, आज वो नेता है इस पार्टी के, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, आज यही है। अभी हम लोग असेंबली की बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर भी वही बनेंगे, वही प्रधानमंत्री जी ने कल, बिल्कुल वही बनेंगे। तो वो आज इस पार्टी के नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और आगे उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आगे फ्यूचर में क्या होगा इस पार्टी में, वो भी वही तय करेंगे। मुझे लगता है जरूर उनके माइंड में कुछ होगा, माइंड में है, जरूर होगा। मैं नहीं जानता हूँ, कभी चर्चा इस पे हुई नहीं, लेकिन जरूर होगा। आगे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आज तो वही लीड कर रहे हैं सब कुछ। जेडीयू मर्ज नहीं करेगा ना बीजेपी में? कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? जेडीयू का एग्जिस्टेंस रहेगा? आप कभी देखें किसी पार्टी को दूसरे पार्टी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये, आप एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, कोई पार्टी दूसरे पार्टी मर्ज कर गया हो?
एक एग्जाम्पल बताइए, मैं तो देश में नहीं देखा हूं। ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का कोई दाएं बाएं कुछ नहीं रहता है, वो भी पार्टी नहीं मर्ज कर सकता है। मर्ज क्या होता है? इंडिविजुअल को इधर से उधर जा सकता है, पार्टी कहां से मर्ज कर सकता है कहीं पर? अब क्यों मर्ज करेगा? नहीं मर्ज करेगा। अरे मैं बता, कहीं देखा है आपने? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं। मैं काफी दिनों से कवर करता रहा हूं बिहार को। जेडीयू के कई ऐसे समता पार्टी दिनों के वर्कर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, कहा कि पार्टी बचा लीजिए, बड़ा मुश्किल दौर से है, चुनाव बाद ये खत्म हो जाएगा पार्टी। और शायद वो लोग उपेंद्र कुशवाहा से भी टच में है। नहीं, ये जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हम लोगों को नहीं है। मैं इसीलिए वो सवाल पूछ रहा था, मुझे कुछ जानकारी मिली इसीलिए। कोई पार्टी किसी पार्टी में मर्ज करता है मैंने तो नहीं देखा है कहीं। इंडिविजुअल इधर से उधर जा सकता है। और आज के डेट में ये पार्टी 2025 के चुनाव में भी इस स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है। इसमें कोई दो राय नहीं। बस यही आज इतना ही है। ये सब सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं नीतीश जी के स्वास्थ्य के कारण। नहीं, कोई स्वास्थ्य, मैंने कहा ना कि आज जी स्वस्थ रहते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। आज भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और आज फिर मैंने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो पूरा कैंपेन लीड कर रहे हैं सब जगह जाकर के। एक हमने देखा कि महागठबंधन में अभी अनाउंसमेंट हुआ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। ओवैसी साहब कहते हैं मुस्लिम दरी बिछाने के लिए है। तो मैं तो देख रहा था कि भाई ये लोग तो बिना चुनाव लड़े पोर्टफोलियो भी बांट रहे हैं। कोई सीएम बन रहा है, कोई डिप्टी सीएम बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इनको भी पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। सपना बुनने में क्या लगता है, रिजल्ट क्या होने वाला है उनको आइडिया है इस चीज का। डेस्परेट मेजर्स जो होता है ना, अभी जानते हैं जब कुछ दिखाई नहीं पड़े तो डेस्परेट मेजर्स है ये सब। लेकिन मैंने बताया आपको, कांग्रेस पार्टी बोल रही है एक परिवार की पार्टी है, दूसरे परिवार के पार्टी को घोषणा कर रही है, और कोई पिछड़ा अति पिछड़ा जो आप बोल रहे हैं कोई और तो मिला नहीं उस पार्टी में। कभी माँ कभी बेटा, यही ना है, कोई और नहीं मिला कैपेबल उस पार्टी में। दोनों पार्टी में वही है। तो वही स्थिति दोनों पार्टी में वही है। ऑलरेडी ट्रायल शुरू होने वाला है जिसमें कोर्ट जाना है। अब वो फेस है उस अलायंस के। माई समीकरण की बात करते हैं लेकिन मुसलमान को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते। मैं कल सिद्दीकी जी से पूछा कि सिद्दीकी जी आपको 7वें नंबर पर शपथ ग्रहण कराया जाता है। 7वें नंबर शपथ ग्रहण कराया जाता है मुसलमानों के लिए। आप बताइए प्रकाश जी, दो चीज मैं जरूर कोट करूंगा। सबसे बड़ा दंगा हुआ भागलपुर दंगा इस बिहार में। 15 साल आरजेडी कांग्रेस रही, उनको न्याय नहीं मिला। नीतीश कुमार के आने के बाद उनको कॉम्पनसेशन और जो गड़बड़ कर पनिशमेंट मिला। और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। मुझे हार्डली, आपको ध्यान आता हो, एक आध दिन कहीं कर्फ्यू लगा हो तो लगा हो, लेकिन स्टेट में कोई कम्युनल और कोई कास्ट वार नहीं हुआ कभी। और मुस्लिम के लिए भी कभी इस सरकार में कभी नीतीश जी ने कभी किसी को एलिनेट नहीं किया, सबको जोड़ के चले। जो भी उनको वोट देता, वोट देते रहे उस पार्टी को। लेकिन आज जब शेयर करने की बात है तो सच्चाई है। मैं इस पे और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। ये सही बात है, जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं और मुसलमानों से बात करते हैं, मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वो लोग मुसलमान भी मानते हैं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा काम मुसलमानों के लिए किसी नेता ने नहीं किया। और वेलफेयर स्कीम्स भी नीतीश जी ने लागू किया। और नीतीश जी का मुस्लिम प्रेम भी खत्म नहीं हुआ, भले ही मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। हाँ, सही बात है, कभी खत्म नहीं हुआ। किसी किसी को बनाते गए एमएलसी, वो हम भाषण में बोलते रहे सभा कि भाई वोट दे, कम दे, ज्यादा जो, लेकिन वो बनाते गए। लगता है इस बार आप लोग हार मान के, जब लग गया कि लोग तो हम लोग इतना काम करते हैं, वोट नहीं देता है लोग, तो पिछले बार 11-12 सीट दिया था मुसलमानों को, इस बार 4 घटा दिया है आपने। क्या आपको लग गया कि रिकॉन्साइल कर लिए कि भाई वोट मिलता नहीं है, सीट कन्वर्ट होता नहीं है मेरा? ये नहीं। हाँ, 11 हम लोग दिए थे और एक भी नहीं जीते थे, ये भी बोली। सही बात है, एक भी नहीं जीते। अल्टीमेटली चुनाव तो जीतने के लिए होता है, सरकार बनाना है तो। वोट ही नहीं देंगे तो फिर तब हमने 4 दिया है, क्योंकि हमारा नंबर भी कम हो गया। जो अभी बात हो रही थी कि हम 115 ही लड़े, नंबर भी कम हो गया, तो स्वाभाविक है उसी रेशियो में सीट भी कम हुआ।
लेकिन हमारे एक मंत्री ही लड़ रहे हैं जमा खान, और हमारे 3 मुस्लिम और लड़ रहे हैं वहाँ पर सीमांचल एरिया में। जमा खान तो दूसरे पार्टी से इंपोर्ट किए गए थे, इसलिए आप लोग उनको पुरस्कार दे रहे हैं। हाँ, बसपा से आए थे। बसपा से आए थे हम लोग के। तो ये आप लोग मान रहे हैं कि मुसलमान लोग वोट नहीं देता है आपको? नहीं, ये नहीं मान रहे, हमने कभी नहीं ये नहीं कहा, लेकिन कहा ना चुनाव तो जीतना भी है, सरकार भी बनाना है, तो जो विनेबिलिटी एक फैक्टर रहता है। क्या लगता है आपको, काम करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स लागू करते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, लेकिन वोट नहीं मिलता है? वोट कम मिलता है। वजह क्या है? कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। ये कम मिलता है, ये सच है। अब ये तो वही बताएंगे क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता किसी को जज करने के लिए। 14 का भी चुनाव नीतीश जी लड़े पार्लियामेंट, क्या परिस्थिति हुई, वो भी अकेले लड़े। नरेंद्र मोदी के कारण उन्होंने छोड़ा गठबंधन को, और कैलकुलेशन ये था कि 36% ईबीसी, अपर कास्ट का वोट, डेवलपमेंट का वोट, महादलित का वोट, टेक ऑफ वोट 60%। और मैं ग्राउंड पे गया, मुझे याद है मैंने नीतीश जी को फोन किया कि मुस्लिम आपको वोट नहीं दे रहा, योर गेम इज ओवर। तो इसलिए वो भी था, लेकिन उन्होंने कभी, सबसे अच्छी बात यह है कि वो वोट बेसिस नहीं रहा उनके वेलफेयर स्कीम को लागू करने का। तो इसलिए हम तो जरूर अपील करेंगे उस कम्युनिटी से, भाई ये चुनाव एक मौका है, नीतीश कुमार जी को जो देते हैं थोड़ा इस पर बढ़ चढ़ के दीजिए, और क्या। तो ये जो आरजेडी ने मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं घोषणा की, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब ये उनका कॉल है, जो किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं। 18%। हाँ, लेकिन ये सच है कि परिवार के बाहर ऊपर से 5-6 नंबर के बाद ही किसी का नंबर आता है। ये तो उस समुदाय को सोचना चाहिए, जो वो कहाँ पे है, उस पार्टी में कहाँ खड़े हैं। लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि इस चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है, और ये कंप्लीट डेस्परेट मेजर्स था जो आप देख रहे थे। जब हम लोग का सीट अनाउंस हो गया, हम लोग चुनाव में चले गए, हम लोग लड़ने चले गए, उसके बाद लास्ट तक इनका फिक्स तय नहीं हो पा रहा था। आरजेडी वाले आपसे बेहद खफा रहते हैं, क्या पता क्यों? 2 सवाल लूंगा मैं इसको ऑफ द कफ। एक शिवानंद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपके पार्टी में भी रहे, राज्यसभा सांसद। उनका एक फेसबुक पोस्ट अभी मैं हाल फिलहाल में देख रहा था, आप पर भी आपकी भी नजर गई होगी। वो लिखते हैं कि जेडीयू ने डुमराव से किसी को टिकट दे दिया, और आपके बारे में कि आपकी बेटी किसी वकील के यहाँ काम करती है, इसलिए दे दिया टिकट। अब मैं इस सब पर बहुत ही कोई टिप्पणी करने कोई मतलब नहीं। हर एक पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती है, यूनिबिलिटी क्या रहती है। हाँ, और जहाँ तक मेरा पर्सनल आपने पूछ दिया, तो किसी वकील या किसी फर्म में काम नहीं करती। अच्छा, नहीं तो शिवानंद तिवारी जी का आरोप गलत है। अब क्या उन पर बोले, वो लिखे हैं फेसबुक पे, उस पर क्या कमेंट करें? आप बताइए ना, किस पार्टी में कौन लड़ेगा वो भी वो तय करेंगे। अपने परिवार को लड़ाते हैं ना, कि नहीं? हाँ, उनका बेटा लड़ता है, और लोग नहीं है उस पार्टी में लड़ने के लिए, और लोग होगा ना। बिल्कुल, प्रवचन सब देख लीजिए। सही बात है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि संजय झा जी बीजेपी के एजेंट हैं, ये आप सुने होंगे बाइट। अब बीजेपी को खत्म कर, जेडीयू को खत्म करने में लगे हुए। यही कुछ बचा नहीं है अपना, तो यही उनको जेडीयू की ज़्यादा चिंता है। जेडीयू की चिंता, जेडीयू वाले लोग हैं, वो चिंता कर लेंगे, अपना पार्टी संभाले, अपना परिवार संभाले। पार्टी तो बाद में संभालेंगे, परिवार तो संभल नहीं रहा। सही बात है। तेज प्रताप जी वही कह रहे हैं, प्रचार और कर वो रहे हैं। जेडीयू में देख रहे हैं कि जेडीयू क्या अपना कुछ बचा है, कुछ बचा है, तो अपना परिवार पार्टी ने संभाला। तेज प्रताप यादव के बारे में क्या कहेंगे? महुआ से लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, हम लोग का कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहाँ पर, एनडीए का कैंडिडेट, मैं उस पर नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन तेज प्रताप यादव जीतेंगे? नहीं, मुझे नहीं, महुआ से हम लोग जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। एलजेपी के कैंडिडेट हैं। हाँ। संजय जी, आप भी काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़े, आप जेएनयू के छात्र रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों से आप संपर्क में रहे, और एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के आदमी हैं। सबसे बड़ी चिंताजनक बात मैं ये देख रहा हूँ, और ये आप भले कैमरा पे नहीं मानिएगा, लेकिन अंदर अंदर आप जानते हैं इस बात को, कि पैसे लेकर टिकट बेचा जा रहा है। और खासकर छोटी पार्टियों में ये रोग है।
नीतीश कुमार जी के पार्टी में नहीं रहा है ये कभी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नीतीश कुमार ने टिकट नहीं बेचा है, लेकिन एलजेपी हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, आरएलएम हो, आरजेडी हो, आरजेडी का तो वीडियो ही आ गया जो कैंडिडेट मधुबन का चीख चीख के बोल रहा था। आपको क्या लगता है कि ये वायरस इस कदर फैलता जा रहा है कि जो कि जिसके पास पैसा नहीं हो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, उसको टिकट भी नहीं मिलेगा? देखिए, अब किस पार्टी में क्या है, सब पार्टी अपने हिसाब से समीकरण बैठाकर भी टिकट देती है। और बिहार में हमको नहीं लगता है कि बहुत ये चीज़ चला है इस चीज़ का, लेकिन जेडीयू में हम लोग इसी बार जो है सब कुछ एसेस करके और सीएम के सामने रख के, क्योंकि विनेबिलिटी एक फैक्टर है। कोई कोई सीट आपको जिसको हम लोग ए ग्रेड सीट मानते हैं, कोई बी ग्रेड भी होता है, कुछ उस हिसाब से कमज़ोर सीट रहता है तो लोग आउट ऑफ बॉक्स भी आइडिया लगाता है कि हाँ ये नहीं करके हो सकता है कोई आइडिया आपका वो क्लिक नहीं करे, उस हिसाब से असेसमेंट होता है। लेकिन अदरवाइज इस पार्टी में हम अपनी पार्टी का बात कह सकते हैं जेडीयू। अब इस बार का भी आप सीट का देखिएगा, सामाजिक समीकरण भी और जो कैंडिडेट का वो भी देखिएगा, तो आपको लगेगा कि यंग ब्लड भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। हमारा एक वारिस नगर से हमने टिकट दिया है, वो यूएस से पढ़ के आया है और अच्छा काम कर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम कर रहे थे, अब वो कैंडिडेट हैं। तो एक मिक्सचर है हर एक चीज़ का। ईडी ने एक केस किया हुआ है टेंडर घोटाला का, आपको भी संज्ञान में होगा, और कि विभिन्न विभागों में जो टेंडर का घोटाला हुआ है, खासकर आरडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन, बिल्डिंग और भी बिजली कंपनी का उसने करके रखा हुआ है ओपन एंडेड चुनाव के पहले ही। क्या ये इसलिए करके रखा गया है कि जेडीयू को कंट्रोल करके रखा जाए, अगर ऐसी स्थिति आई इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इनको क्लैंप डाउन पता नहीं, मुझे इसका जानकारी नहीं है। नहीं, ये किया हुआ है, पता नहीं, FIR है, मुझे नहीं जानकारी इस चीज़, ईडी ने किया हुआ है। पता नहीं, इस चीज़ का जानकारी मुझे नहीं है इन सब चीज़ों का। पॉलिटिकल सर्कल्स में यही गॉसिप है कि नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए। पता नहीं क्या है, अब हम लोग को ये आइडिया नहीं कि कहाँ क्या किया है और क्या। तो अखबारों में भी आया था, होगा, मुझे पर्सनल डिटेल उसका आइडिया नहीं। 3 महीने पहले हुआ था। डिटेल इसका मुझे आइडिया नहीं। जब वो भवन निर्माण विभाग में रेड्स हुए थे, तो हर बिहार सरकार भी करती है जब होता है, और किया दूसरी एजेंसी भी करती है इन चीज़ों। तो ये ऐसा क्यों करके रखा गया, आपको क्या लगता है? पता ही नहीं है इस चीज़ों का, जो आप पूछ रहे हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। निशांत का पॉलिटिकल एंट्री का कोई स्कोप नहीं है नीतीश जी के बेटे। स्पष्ट बताया आपको, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, कि इस पार्टी में जो भी लीडरशिप तय होना है और आगे क्या होना है वो नीतीश जी तय, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के खून पसीने से ये पार्टी बनी है और आज के डेट में लीडर नीतीश कुमार है। आगे इस पार्टी में क्या होगा, आज तो कोई स्थिति है नहीं, अभी तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, तो आगे वही तय करेंगे, उन्हीं को कॉल लेना है। मुख्य जो वो कॉल लेंगे पूरी पार्टी मानेगी। मुख्य मुद्दा आपका आरजेडी के खिलाफ इस चुनाव में क्या रहेगा, और एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या आप चुनाव में वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में? 100% आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य मुद्दा है, एक ही नीतीश जी जो कहता है कि बहुत दिन के बाद बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है, और ये चुनाव 5 साल सिर्फ का चुनाव नहीं है, अगले 25 साल का बिहार कैसा होगा ये चुनाव वो तय करेगा, और लोग ये बात जानते हैं, इसलिए बड़े मैंडेट से इस सरकार को बनाएंगे। बड़े मैंडेट से बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। धन्यवाद संजय जी, टाइम देने के लिए रिपब्लिक भारत को। और ये थे संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी और कॉन्फिडेंट हैं, और इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा बहुत नीचे से शुरू की और आज ये जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी दखल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इनको अहमियत देते हैं। आगे आने वाले दिनों में जब सरकार की गठन होगी तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जैसा कि टिकट बांटने में इन्होंने निभाया, और इस पूरे राजनीति को और नीतीश कुमार के राजनीति को हम लोग कवर करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने इनसे सवाल पूछा कि जेडीयू में सेकंड लाइन कोई नहीं है, और जेडीयू के फ्यूचर को भी हम लोग ट्रैक करेंगे। इसलिए संजय जी हमने आपसे सवाल पूछा और ट्रैक करते रहेंगे। चुनाव में इन्होंने दावा किया है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी,
तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और हमारे सहयोगी कुंदन और अनुपम के साथ प्रकाश सिंह आर भारत के लिए।